वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2019 के प्रश्न संख्या 20 की। यह प्रश्न है, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। 250 शब्द के इस प्रश्न के 15 अंक हैं। आइए इस प्रश्न की विशेषता को समझते हैं। इस प्रश्न में यह है कि जो हम वैश्विक पहचान बना रहे हैं अपनी, कहीं वह वैश्विक पहचान हमारी स्थानीय पहचान को खत्म तो नहीं कर रही है, और इसी पर आपको चर्चा करनी है। आप इसके सकारात्मक नकारात्मक किसी पक्ष पर चर्चा कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसका डिस्कस करना है आपको। निश्चित रूप से वैश्वीकरण की परिभाषा में जो सबसे प्रमुख चीज है वो ये है कि पूरी दुनिया को वह गांव के स्तर पर देखता है, यानी पूरी दुनिया को वह गांव बनाने की प्रक्रिया को मानता है। जो वैश्वीकरण के पैरोकार हैं वह वैश्वीकरण को इसी नजरिए से देखते हैं। ऐसे में जो वैश्वीकरण की पूरी अवधारणा बनी और बताई गई पूरी दुनिया को, वो यही बताई गई कि वैश्वीकरण साझा मानवीय हितों, संस्कृतियों और सरोकारों के संबंध में सकारात्मक भूमिका निभाने वाला था। लेकिन वैश्वीकरण के साथ यह हकीकत रही कि उसके परिणामों पर या वैश्वीकरण का जो नेतृत्व था वह भी आर्थिक रूप से जो समृद्ध देश थे उनके नियंत्रण में था, उनके द्वारा था। और वैश्वीकरण के जो परिणाम आए या आते रहे हैं या आ रहे हैं, उन पर इधर उधर से भी कहीं से भी सोचिए तो वास्तव में उनका ही नियंत्रण होता है। तो ऐसे में यह प्रश्न जरूर उठता है कि वैश्विक पहचान के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं। इस संदर्भ में सोसाइटी का यह प्रश्न है। और अभी ही मैं एक बात कह दूं कि दरअसल देखिए, सोसाइटी के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह उनकी साथ विशेषता एक ये होती है कि वह उस दौर के ही जो विषय होते हैं उन विषयों को ही उठाकर उनसे ही यूपीएससी उन सवालों को बनाती है। यानी आपकी सचेत जागरूकता जो है, जो सामाजिक संबंधों और समाज के विकास में जो सवाल हैं, उनसे जुड़े हुए जो सवाल पैदा होते हैं, उन पर अगर आप नजर रखते हैं तो आप सोसाइटी के जो सवाल हैं उनको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। जिसमें खास रूप में स्त्रियों से जुड़े हुए सवाल आपको हर बार मिलते हैं। इसमें वैश्वीकरण का सवाल जो है किसी न किसी रूप में अब हर बार आने लगा है। उस वैश्वीकरण में कभी वो खान पान पर होता है, कभी रीति रिवाजों पर होता है, कभी धार्मिक अवस्थाओं पर होता है, कभी हमारे सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है, कभी बुजुर्गों की स्थिति के आधार पर होता है, या कभी नौजवानों के आधार पर होता है, कभी रोजगार और जो समाज में आगे बढ़ने के अवसर हैं उनके संदर्भ में होता है। तो वैश्वीकरण भी एक प्रमुख हिस्सा होता है जिसपे कि क्वेश्चन आमतौर पे हर साल पूछे जाते हैं, किसी न किसी तरह से घुमाते फिराते हुए। और व्यापक रूप से अब ये उम्मीद है कि आने वाले जो सवाल होंगे उसमें किसानों, मजदूरों और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित जो होंगे वह सवाल भी आएंगे। तो इस तरह के कई हिस्से हैं जिस पर कि आप उन पर तैयार कर सकते हैं। आदिवासी समुदायों के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, वो उन क्वेश्चंस पे आ सकता है। इसलिए जब आप सोसाइटी की तैयारी करिए तो जो समाज के कमजोर तबके हैं या जब समाज के जो उपेक्षित तबके हैं या जो असुरक्षित तबके हैं उनके संदर्भ में भी विचार करिए, उनकी स्थितियों के बारे में विचार करिए, उनके बारे में नोट्स तैयार करिए। और साथ साथ जो समाज का जो सुरक्षित तबका है जिसमें मध्य वर्ग आ रहा है या मध्य वर्ग की जो पूरी संक्रमण की स्थिति है उसके संदर्भ में जो सवाल आते हैं उन पर भी आप विचार कर सकते हैं। उनके जरिए भी आप सवालों को समझ सकते हैं, क्योंकि समाज के उच्च वर्ग से संबंधित सामान्य रूप से सवाल नहीं आते हैं। लेकिन हम इस प्रश्न पर लौटते हैं। तो इसलिए जब सोसाइटी को तैयार करिए, और निश्चित रूप से सोसाइटी में जब सोसाइटी के प्रश्नों को तैयार करिए तो सोसाइटी के प्रश्नों को तैयार करने की सबसे ज्यादा जो प्रक्रिया है, सबसे बेहतरीन प्रक्रिया यही है कि आप एनसीईआरटी की जो समाजशास्त्र से संबंधित किताबें हैं उनका भरपूर अध्ययन कर लीजिए। क्योंकि सामान्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं यूपीएससी के, उसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों का अहम योगदान होता है। अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तकें बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सोसाइटी के क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि वैश्विक पहचान के चक्कर में हम कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थानीय पहचान को खोते जाते हैं। तो वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई थी उसमें दरअसल जो साझा मानवीय हितों, संस्कृतियों और सरोकारों के संबंध में सकारात्मक भूमिका निभाने की बात की गई थी वैश्वीकरण के द्वारा। लेकिन वह हुआ नहीं। वह दरअसल क्यों नहीं, क्योंकि वह वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया जो है वह
जो आर्थिक रूप से समृद्ध देश थे उनके नियंत्रण में चलती रही। और आर्थिक रूप से समृद्ध जो संस्कृतियां हमेशा से मानव मन को आकर्षित करती रही हैं, वह आधुनिकता का मिथक गढ़ती हैं। निश्चित रूप से जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, दरअसल समाज को वही संचालित करता है और वही वो मिथक तैयार करता है जिसे हम सो कॉल्ड आधुनिकता कहते हैं। और इसी संदर्भ में आप समझिए तो पिछले 200 सालों में दुनिया भर के लिए अंग्रेजी भाषा जो है, और वैश्वीकरण के दौर में और ज्यादा और तेजी के साथ आधुनिकीकरण की भाषा का, आधुनिकता की भाषा का रूप ग्रहण कर चुकी है। यानी भाषा के बतौर अंग्रेजी इसे सिद्ध करती है और इसी सिलसिले में वह आज वैश्विक भाषा है। जापान और चीन जैसे देश भी दरअसल अंग्रेजी की ओर मुड़ने को विवश हुए, जो कि अपनी ही भाषा पर नाच करते थे और उन्होंने अपनी भाषा के जरिए ही अपने समाजों की समृद्धि पाई थी। वो भी इस वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी की ओर उन्मुख हुए। तो निश्चित रूप से आप इसे समझ लीजिए कि अंग्रेजी ने और बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। और हमारे समाज का जो हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा जो है, वो लगातार अमेरिकी बनने की मध्यम वर्गीय चाहत का शिकार रहा है। हम सब के अंदर अमेरिकी बनने की चाहत रही है। हम जल्द से जल्द अमेरिकी बनना चाहते हैं या अमेरिका की ओर जाना चाहते हैं। हमें से अधिकांश लोग या अमेरिका में बसना चाहते हैं, अमेरिका में नौकरी की तलाश में रहते हैं। तो इसलिए हम उन सारी गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करते हैं, उन सारी सांस्कृतिक सरोकारों और गतिविधियों को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं जो हमें अधिक से अधिक सो कॉल्ड आधुनिकता जो कहते हैं, तथाकथित जो आधुनिकता है, यानी जो अमेरिकी पैमाना है, उस पैमाने पर हमें स्थापित करती हैं। यानी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बनने की मध्यवर्गीय चाहत का शिकार है। इसकी कीमत हम अपनी स्थानीय पहचान को धूमिल करके चुकानी पड़ रही है, जो कहीं भाषा के रूप में तो कहीं खान पान के, पहनावे और मनोरंजन के रूप में स्पष्ट हो रही है। आप रोज बरोज की गतिविधियों में देख रहे होंगे भाषा के रूप में अंग्रेजी की मान्यता, अंग्रेजी का सम्मान, और खाने पीने और पहनावे और मनोरंजन के रूप में जिस तरह के वस्त्रों का, जिस तरह के खान पान का प्रचलन बढ़ा है और जो स्थानीय खान पान के तौर तरीके थे वह कहीं पीछे चले गए हैं। इसमें इस संदर्भ को आप समझ सकते हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक खुलेपन का फायदा मजबूत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने उठाया है। भारत काफी समय तक, निश्चित रूप से वैश्वीकरण भारत में आया तो काफी समय तक हमारे यहाँ अनिर्णय की स्थिति रही। हमारा सारा सिस्टम लाल फीताशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में फंसा रहा और ऐसे में हम कहीं से भी उस समय निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हुए या हमने निर्णय नहीं लिया, हमारी सरकारों ने निर्णय नहीं लिया जिससे कि हम वैश्वीकरण के जो शुरुआती फायदे हैं उनको हम तेजी से उठा सकते हैं। और इस तरह की स्थिति में वैश्विक आर्थिक शर्तों के चलते हमारे बाजार जो हैं वो चीन के सामानों में से पड़ गए हैं। यानी इन संदर्भ में मैं ये कहता हूं कि अक्सर कहता रहता हूं कि नास्तिक चीन ने भारत के धार्मिक बाजारों को पाट दिया। हमारे जितने भी धार्मिक त्योहार हैं या धार्मिक उत्सव हैं वो किसी न किसी तरह से उनमें चीन के सामानों की भागीदारी होती है और व्यवस्था के रूप में चीन एक नास्तिक देश माना जाता है, साम्यवादी देश है और वो नास्तिक माना जाता है। लेकिन एक नास्तिक चीन ने अपने आर्थिक हितों के संदर्भ में हमारी पूरी व्यवस्था को, हमारे पूरे भारतीय धार्मिक व्यवस्था को भी अपने सामानों से पाट दिया है। खैर, यह विडंबना ही है कि हमारे धार्मिक त्योहारों का आयोजन भी नास्तिक चीन की वस्तुओं के बिना संभव नहीं है। सवाल है कि इसका निर्माण करने वाले स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों का क्या हुआ। इस पर कहीं बहसें नहीं हैं। दरअसल वह सस्ते कच्चे माल की अनुपलब्धता और सरकारी कर प्रपंच में दब गए। यानी वैश्वीकरण के जो लाभ मिल सकते थे उसके लिए जो कच्चे माल की उपलब्धता हो सकती थी वह व्यापक बेहतर तरीके से नहीं हुई और इसका चलते जो हमारे यहाँ स्थानीय कारीगर थे, जो व्यापारी थे, वह दरअसल कच्चे माल की जो अनुपलब्धता हुई और उसके अलावा जो सरकारी कर प्रपंच का पूरा जाल था उसमें से नहीं निकल पाए और उसमें वह दब गए। लेकिन वैश्वीकरण का सारा पक्ष जो है वह नकारात्मक नहीं है, उसके सकारात्मक पहलू भी हैं। भारत भी ग्लोबल हुआ है, उसने भी अपनी स्थानीयता को वैश्विक बनाया है। निश्चित रूप से भी भारत के जो उत्पाद हैं, भारत के जो सामान है, भारत के लोग हैं, वह दुनिया भर में फैले हैं, दुनिया भर में पहुंचे हैं और इसने एक तरह से जो लोकल से वोकल की अवधारणा विकसित हुई है वह उसी का प्रतीक है। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता से लेकर तकनीक तक का निर्यात भारत ने दुनिया भर में किया है।
हमारे सांस्कृतिक तत्व भी सात समंदर पार की संस्कृतियों का हिस्सा बने हैं। ये सब कुछ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि भारत में वैश्वीकरण के साथ सारा कुछ नकारात्मक ही रहा है, बल्कि उसकी वैश्विक पहचान भी बनी है। स्थानीय पहचान जरूर कुछ वो हुई है, प्रभावित हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थानीय पहचान खत्म हो गई है, ऐसा भी नहीं है। यानी भावना के स्तर पर भारतीयता ने अपनी वैश्विक पहचान बनाई है। वह आज विश्व की प्रमुख आर्थिक ताकत भी है, लेकिन सच यही है कि उसके पास बाजार बड़ा है और व्यापार कम है। तो निश्चित रूप से जब व्यापार कम है तो जो वैश्विक पहचान बनाने का मामला हमारा है वह भी वास्तव में हम स्थापित नहीं कर पाए हैं। हम अपनी वैश्विक पहचान बनाने के चक्कर में तो हैं, और इससे हमने काफी एक हद तक हम यह कह सकते हैं कि एक हद तक हमने अपनी स्थानीयता से कंप्रोमाइज भी किया है, समझौता भी किया है। लेकिन हमारी स्थानीयता भी कहीं ना कहीं वर्तमान है। लेकिन व्यापक संदर्भों में आप देखिए तो इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि भारत एक बड़ा बाजार है आज भी दुनिया के लिए, लेकिन उस भारत का खुद का व्यापार जो है वह बहुत कम है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।